जय हिंद। लेटर मुगल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। लेटर मुगल्स की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाह आलम सेकंड के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे बहादुर शाह जफर के बारे में। इन सभी लेटर मुगल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इनको रोशन अख्तर भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इनको रोशन अख्तर भी बुलाया जाता है। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये जहान शाह के बेटे हुआ करते थे। किसके बेटे होते थे? जहान शाह के बेटे होते थे। और ये जो जहान शाह हैं, ये जहानदार शाह के भाई हुआ करते थे। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इनको डांसिंग का तगड़ा शौक था। इनफैक्ट ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये खुद एक एक्सपर्ट कथक डांसर हुआ करते थे। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये निज़ाम उल मुल्क जो कि आगे जाके इंडिपेंडेंट हैदराबाद की फाउंडेशन रखेंगे, निज़ाम उल मुल्क और इनके एक अंकल मोहम्मद आमिन खान की मदद से ये जो सैयद ब्रदर्स हैं, इनको डिसलॉज कर देंगे। सैयद ब्रदर्स को 1720 में डिसलॉज कर दिया जाएगा। हुसैन अली का मर्डर कर दिया जाएगा और अब्दुल्ला खान को प्रिजनर के तौर पर रख लिया जाएगा। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये जो बेहद पावरफुल सैयद ब्रदर्स देखने को मिलते थे, इनको डिसलॉज किसने किया? इनको डिसलॉज मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। और इनको डिसलॉज करने के बाद ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ये अपने अंकल मोहम्मद आमिन खान को वजीर के तौर पर अपॉइंट करेंगे। मोहम्मद आमिन खान को वजीर के तौर पर अपॉइंट करेंगे और इनको एक टाइटल दिया जाएगा इत्माद उद दौला का। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इन्हीं के रेन के दौरान कई सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स का भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा। जैसे निज़ाम उल मुल्क के अंडर इमर्जेंस देखने को मिलेगा डेक्कन का, सादत खान के अंडर इमर्जेंस देखने को मिलेगा अवध का, और मुर्शीद कुली खान के अंडर इमर्जेंस देखने को मिलेगा बंगाल का। मोहम्मद शाह रंगीला के रेन के दौरान ही कई सारे ऑटोनॉमस स्टेट्स का इमर्जेंस देखने को मिला। जैसे निज़ाम उल मुल्क के अंडर इमर्जेंस देखने को मिला डेक्कन का, सादत खान के अंडर इमरजेंस देखने को मिला अवध का, और मुर्शीद कुली खान के अंडर इमरजेंस देखने को मिला बंगाल का। बेसिकली ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ये एक वीक एम्परर हुआ करते थे और इनके रेन के दौरान ये जो एम्पायर की वीकनेस है, ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। मोहम्मद शाह रंगीला के रेन के दौरान ही 1739 में ईरान के एम्परर नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया। और नादिर शाह ने सिर्फ इंडिया को इन्वेड नहीं किया, मुगल एम्परर को इम्प्रिजन कर लिया और दिल्ली को पूरे तरीके से लूटा। और लूटने के साथ साथ एक लंबा चौड़ा मैसेकर जो है वो दिल्ली वाले रीजन में किया। सवाल आता है कि ये जो नादिर शाह हैं, इन्होंने इंडिया को इन्वेड क्यों किया? देखो, जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हमारी कंट्री के ऊपर देखने को मिले, उनके पीछे एक प्राइमरी रीजन क्या होता था? वेल्थ। इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो ये जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, ये इंडिया की वेल्थ की तरफ अट्रैक्टेड हुआ करते थे। वेल्थ के अलावा नादिर शाह के पास में और भी रीजंस थे। देखो, ये जो नादिर शाह हैं, ये बड़े ही गरीब शेपर्ड के बेटे हुआ करते थे और वहाँ से ये एम्परर ऑफ ईरान बनेंगे। जैसे ही नादिर शाह एम्परर ऑफ ईरान बनेंगे तो ईरान के अंदर से ये सभी अफगान्स को निकाल देंगे। और इसके अगेंस्ट में ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, ये पर्शियन कोर्ट से अपने एम्बेसडर को विड्रॉ कर लेंगे। एम्बेसडर को विड्रॉ किया जाएगा 1736 में, और पर्शियन कोर्ट के साथ में अपने जितने भी टाइज हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे। नादिर शाह जो हैं वो मोहम्मद शाह रंगीला से, मुग़ल एम्पायर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जो नादिर शाह हैं, ये मुग़ल कोर्ट में अपने 3 एनवॉइस को भेजेंगे। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इन तीनों एनवॉइस से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। इनफैक्ट जो 3rd एनवॉय था उसको मोहम्मद शाह रंगीला ने कैप्चर कर लिया। और दूसरी तरफ ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इन्होंने कुछ अफगान नोबल्स को शेल्टर भी दी थी। और इसी बैकड्रॉप में ये जो नादिर शाह हैं, ये इंडिया को इन्वेड करने की तैयारी करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे निज़ाम उल मुल्क और सादत खान। ये जो निज़ाम उल मुल्क हैं और ये जो सादत खान हैं, ये नादिर शाह को इनवाइट करेंगे इंडिया को इन्वेड करने के लिए। और फिर 1739 में ये जो नादिर शाह हैं,
ये आएंगे, इंडिया को इन्वेड करेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला को हराएंगे और मोहम्मद शाह रंगीला को इम्प्रिजन तक कर लेंगे और दिल्ली को पूरे तरीके से लूटेंगे। ये जो नादिर शाह का इन्वेजन देखने को मिलता है, ये कोई छोटा मोटा इन्वेजन नहीं था, इसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो नादिर शाह हैं, ये सबसे पहले जलालाबाद को कैप्चर करेंगे, फिर पेशावर को कैप्चर करेंगे, फिर लाहौर को कैप्चर करेंगे। लाहौर के जो गवर्नर हुआ करते थे जकारिया खान, ये पूरे तरीके से नादिर शाह के सामने सरेंडर कर देंगे और फाइनली 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में बैटल देखने को मिलेगी। ये बैटल कहाँ पे देखने को मिलेगी? करनाल में देखने को मिलेगी। और ये जो करनाल की बैटल है, इसमें मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरीके से हरा दिया जाएगा। इनफैक्ट मोहम्मद शाह रंगीला को फोर्स किया जाएगा कि 25 करोड़ रुपीस नादिर शाह को पे किए जाएं। 25 करोड़ रुपीस मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को पे किए। और इसके अलावा जो ट्रांस इंदस प्रोविंस हुआ करती थी, इंक्लूडिंग सिंध वाला रीजन, वेस्टर्न पंजाब वाला रीजन और काबुल वाला रीजन, वो भी नादिर शाह को दे दिया जाएगा। इसी बैटल के बाद ये जो नादिर शाह हैं, ये इंडिया से कोहिनूर डायमंड को भी ले जाएंगे। तो ये जो नादिर शाह का इन्वेजन है, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट था। मोहम्मद शाह रंगीला के रेन के दौरान ही अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहली बार इंडिया को इन्वेड किया। ये जो अहमद शाह अब्दाली हैं, ये लगभग 5 से 6 बार इंडिया को इन्वेड करेंगे, लेकिन सबसे पहला इन्वेजन इंडिया के ऊपर इनका देखने को मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला के रेन के दौरान। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इन्होंने सैयद ब्रदर्स को डिसलॉज किया था। कब? 1720 में किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला के रेन के दौरान ही कई सारे ऑटोनोमस स्टेट्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। जैसे निज़ाम उल मुल्क के अंडर डेक्कन का इमरजेंस देखने को मिलेगा, सादत खान के अंडर अवध का इमरजेंस देखने को मिलेगा और मुर्शीद कुली खान के अंडर बंगाल का इमरजेंस देखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है कि मोहम्मद शाह रंगीला के रेन के दौरान ही 1739 में नादिर शाह जो हैं वो इंडिया को इन्वेट करेंगे। और इसके अलावा इंडिया के ऊपर अहमद शाह अब्दाली का सबसे पहला इन्वेजन भी इन्हीं के रेन के दौरान देखने को मिला। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी हैं तो ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके इन सारी चीज़ों को और डिटेल में आप देख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला की कहानी क्या रही? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इनके जाने के बाद गद्दी के ऊपर बैठे अहमद शाह। ये जो अहमद शाह हैं, ये मोहम्मद शाह रंगीला के इकलौते बेटे हुआ करते थे और इनकी मदर एक डांसिंग गर्ल हुआ करती थी। ये जो अहमद शाह हैं, इन्हीं के रेन के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को कई बार इन्वेड किया। इनफैक्ट अहमद शाह के रेन के दौरान ही पंजाब वाला रीजन और मुल्तान वाला जो रीजन है वो किसको दे दिया जाएगा? वो अहमद शाह अब्दाली को दे दिया जाएगा। अहमद शाह के रेन के दौरान ही मराठास जो हैं वो मालवा और बुंदेलखंड वाले रीजन को मुगल से छीन लेंगे और मराठास जो हैं वो मालवा और बुंदेलखंड के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अहमद शाह के जो वजीर हुआ करते थे इमाद उल मुल्क, ये जो इमाद उल मुल्क हैं, ये अहमद शाह को पहले तो अंधा करेंगे और फिर जेल में डाल देंगे। ये जो अहमद शाह हैं, इनके बाद गद्दी पे बैठे आलमगीर सेकंड। ये जो आलमगीर सेकंड हैं, ये जहांदार शाह के बेटे हुआ करते थे। ये जो आलमगीर सेकंड हैं, इनके रेन के दौरान अहमद शाह अब्दाली के कई सारे इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। ये जो आलमगीर सेकंड है, इन्हीं के रेन के दौरान बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलेगी 1757 में। बड़ी फेमस बैटल है, आपने फॉर श्योर इसके बारे में सुना होगा।
ये जो आलमगीर सेकंड है, इनके लिए भी ऐसा माना जाता है कि इनके जो वजीर थे इमाद उल मुल्क, ये इनका मर्डर करवा देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो आलमगीर सेकंड है, इन्हीं के रेन के दौरान बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिली थी। ये जो आलमगीर सेकंड है, इनके बाद गद्दी के ऊपर बैठेंगे शाह आलम सेकंड। ये जो शाह आलम सेकंड है, इनके रेन के दौरान ये जो मुगल पावर है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट पर्शियन में एक सेइंग डेवलप होगी। सेइंग क्या थी, सल्तनेट ए शाह आलम अज दिल्ली ते पालम, कि ये जो शाह आलम सेकंड का एम्पायर है ये दिल्ली से पालम तक है। पालम जो कि दिल्ली के बिल्कुल पास में है। बेसिकली ये क्या दिखा रहा है कि ये जो मुगल पावर है ये सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई है। ये जो शाह आलम सेकंड है ये अपने वजीर के डर से रिफ्यूजी के तौर पे रहेंगे शुजा-उद-दौला ऑफ अवध के यहाँ पे 1761 से लेके 1764 के बीच में। अपने वजीर के डर से ये जो शाह आलम सेकंड है ये रिफ्यूजी के तौर पे रहेंगे कहाँ पे, शुजा-उद-दौला ऑफ अवध के यहाँ पर। अच्छा, ये जो शाह आलम सेकंड ने इन्हीं के रेन के दौरान बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिली थी 1764 में। ये जो बैटल ऑफ बक्सर है इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हेक्टर मुनरो थे, और दूसरी तरफ शुजा-उद-दौला थे, शाह आलम सेकंड थे, और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे वो थे। लेकिन ये जो हेक्टर मुनरो हैं ये इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हरा देंगे और अल्टीमेटली एक ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। और इस ट्रीटी के थ्रू जो दीवानी राइट्स हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो किसको दे दिए जाएंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे। और ये बेहद सिग्निफिकेंट इवेंट था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेशंस में पढ़ा हुआ है। ये जो शाह आलम सेकंड है इन्हीं के रेन के दौरान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी जाएगी। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाएगी मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और अहमद शाह अब्दाली जो हैं वो मराठास को इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हरा देंगे। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो शाह आलम सेकंड है इनके रेन के दौरान दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई है और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई है। ये जो शाह आलम सेकंड है इनके बाद गद्दी के ऊपर बैठे अकबर सेकंड। ये जो अकबर सेकंड है अगर इनका टेन्योर देखो तो 1806 से लेके 37 के बीच में है। और 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था। तो ये जो अकबर सेकंड है ये राजा तो रहेंगे, ये एम्परर तो रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ये एम्परर रहेंगे। ये जो अकबर सेकंड है इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। ये जो अकबर सेकंड है ये खुद अच्छे पोएट हुआ करते थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक फेस्टिवल की शुरुआत करी थी। वो फेस्टिवल कौन सा है, फूल वालों की शायर। फूल वालों की शायर नाम का ये जो फेस्टिवल है ये किसने शुरू किया था, अकबर सेकंड ने शुरू किया था। अकबर सेकंड के रेन के दौरान एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, इन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। ये जो अकबर सेकंड है इनके बाद गद्दी के ऊपर बैठे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। ये जो बहादुर शाह जफर हैं लास्ट मुगल एम्परर हुआ करते थे, नॉमिनल हेड थे, इनके पास में कोई पावर नहीं थी, दिखाने के लिए गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे और इनकी जो अथॉरिटी थी वो दिल्ली तक, शाहजहानाबाद तक लिमिटेड हुआ करती थी। ये जो बहादुर शाह जफर हैं ये उर्दू पोइट हुआ करते थे और ये उर्दू पोइट्री लिखा करते थे पेन नेम जफर के अंडर। तो बहादुर शाह जफर कहाँ से आता है, जफर इनका पेन नेम हुआ करता था। ये जो बहादुर शाह जफर हैं इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस रिवोल्ट के बाद इनको रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था और फिर 1862 में रंगून में ही पास्ड अवे। इजी और सिंपल सी बातचीत है। मैं उम्मीद तो ऐसी कर रहा हूँ कि इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये जो मुगल्स हैं, ये जो इतना लंबा चौड़ा पावरफुल मुगल एम्पायर हुआ करता था, इसके डिक्लाइन के पीछे रीजंस क्या रहे। एक तो वीक सक्सेसर्स। औरंगजेब के बाद जितने भी एम्परर्स आए वो बेहद वीक हुआ करते थे, इस हद तक वीक हुआ करते थे कि वो ऑलमोस्ट पपेट के जैसे एक्ट किया करते थे। दूसरा, इन फाइटिंग अमंग द नोबल्स। जब वीक राजा होगा, जब वीक एम्परर होगा
तो जो नोबल्स हैं वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करेंगे। और यही देखने को मिला मुगल एम्पायर के अंदर कि ये जो नोबल्स हैं इनमें इन फाइटिंग देखने को मिली और पावरफुल नोबल ग्रुप्स देखने को मिलते थे, जैसे तुर्रानीस का ग्रुप देखने को मिलता था, ईरानीस का ग्रुप देखने को मिलता था, अफगान्स का ग्रुप देखने को मिलता था और इंडियन बॉर्न मुस्लिम्स का ग्रुप देखने को मिलता था। अच्छा, ये इन फाइटिंग अमंग नोबल्स ये प्रॉब्लम थी, तो फिर मुगल आर्मी भी इनइफेक्टिव हो गई थी। भाई धीरे धीरे जब आर्मी देखेगी कि एम्परर किसी काम का नहीं है, नोबल्स किसी काम के नहीं है, तो उनका भी तो मोटिवेशन नीचे जाएगा। तो ये जो मुगल आर्मी है ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनइफेक्टिव हो गई। नेवल पावर के ऊपर मुगल्स ने बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं था। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक कि नेवल पावर के ऊपर ये जो मुगल्स हैं इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। फिर कॉन्स्टेंटली फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे नादिर शाह का इन्वेजन देखने को मिलेगा, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन देखने को मिलेगा। और ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हैं ये एम्पायर को कमज़ोर भी करेंगे और खूब सारे फाइनेंस को हर्ट करेंगे, खूब सारे पैसे को लूट के लेके जाएंगे और इस वजह से लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस भी देखने को मिलेगा। पैसे की कमी अगर रहेगी तो कोई भी एम्पायर फ्लरिश नहीं कर सकता है। और जो मेन रीज़न था वो था ऑर्थोडॉक्स रूल ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब अपने रेन के दौरान हालांकि एम्पायर को इंटैक्ट रख पाएंगे, लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी वो इवेंचुअली उनके सक्सेसर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। जैसे औरंगजेब हाईली इनटॉलरेंट हुआ करते थे और इसकी वजह से बड़े सारे रिबेलियंस देखने को मिले थे। जाट्स का रिबेलियन देखने को मिला था, सतनामीज का रिबेलियन देखने को मिला था, बुंदेल्स का रिबेलियन देखने को मिला था और बहुत सारे राजा जो हैं वो एलिनेट हो जाएंगे। दूसरा, औरंगजेब की जो राजपूत पॉलिसी थी वो पूरे तरीके से आगे जाके नुकसान करेगी। राजपूत्स जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर हुआ करते थे इस मुगल एम्पायर के अंदर, जिसकी वजह से ये मुगल एम्पायर चलता था, उनके साथ में भी औरंगजेब अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स रूल था औरंगजेब का, इसका इम्पैक्ट जो बाद में सक्सेसर्स आए उन्होंने भुगता और फिर राइज ऑफ रीजनल पावर्स भी देखने को मिला। ये जो एम्पायर टूटने लगा क्योंकि सक्सेसर्स वीक थे, तो ये जो रीजनल पावर्स हैं ये अपने इंडिपेंडेंस को, ये अपने अथॉरिटी को असर्ट करने की शुरुआत कर देंगे। और इसके साथ ये जो लेटर मुगल्स हैं, या फिर ये कहें कि ये जो मुगल्स हैं, इनकी बातचीत खत्म हो गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।